हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज जानेंगे आधुनिक इतिहास की 5वीं कक्षा में अंग्रेजों ने मैसूर के साथ संबंध कैसे स्थापित किए थे तथा उनके रिलेशन क्या थे, तथा इसके बाद जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत अंग्रेजों ने क्या क्या प्रावधान किए तथा रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या बना। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए अंग्रेज तथा मैसूर के बीच संबंध। अंग्रेज तथा मैसूर के बीच के संबंध थे। सबसे पहले 1761 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई हो चुकी है। कब? 1760 ईस्वी में। अभी लिखना मत, केवल अच्छे समझ लेना, इसके बाद फिर लिखवाते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली क्या हो रहा है? मैसूर का शासक बन रहा है। यहां तो बस चित्र बनाने पहले चित्र से समझ लो। ये भारत की स्थिति रही होगी। पहले सूबे में केवल बटे हुए प्रांत थे कि कोई संपूर्ण भारत या अखंड भारत अशोक महान के बाद नहीं हुआ है। सब सूबे या प्रांतों में, छोटे छोटे रियासतों में भारत बटा हुआ था। अशोक महान ने इसको कलिंग तक जोड़ने का प्रयास किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था। एक यहाँ पे मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, दूसरा यहाँ पर गुजरात को मिलाते हुए एक प्रेसिडेंसी बनाई गई थी जिसका नाम था बम्बई। क्या नाम था? तीसरी क्या किए थे अंग्रेजों ने? यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी बना दिया था। बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार भी बंगाल के साथ थे। यहाँ गुजरात और बम्बई एक साथ था। यहाँ मद्रास में पूरे दक्षिण भारत तथा नेपाल का क्षेत्र था। इन्हीं 3 भागों में केवल बटा हुआ भारत है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ मध्य में कौन है? मुगल बादशाह है अकबर, या उसके वंशावली चली आ रही है। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। 1761 ईस्वी में वांडियावास की लड़ाई होने के बाद हैदर अली कहाँ बन गया? मैसूर का। मैसूर मतलब उस समय का मद्रास, यही है। इसी मद्रास में जो है मैसूर भी है रियासत। इसी में कालीकट जहाँ पे वो आया था वांडीवास, वो वास्को डी गामा आया था, यही था मद्रास पूरी प्रेसिडेंसी में। इसी में छोटे छोटे अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। ठीक, इसी में मैसूर का शासक कौन बना? 1761 ईस्वी में। बंगाल में आधिपत्य स्थापित हो चुका है अंग्रेजों का। अब किधर मूव करेंगे वो? दक्षिण की ओर। अब क्या हुआ? 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का क्या बन गया? शासक बन गया। 1769 ईस्वी में 1767 से 69 के बीच युद्ध होता है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। किसके बीच? अंग्रेजों और हैदर अली के। हैदर अली कौन है? मैसूर का शासक है। ये युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों की सेना पर क्या हुआ? भारी पड़ा। लास्ट में एक संधि होती है, मद्रास की संधि। किसकी संधि? मद्रास की संधि। या जिसे मैसूर की संधि के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर हो गई? कब हो रही है ये संधि? 1700। ये युद्ध कब लड़ा जा रहा है? 1767 से 1769 के बीच में। तो अगर युद्ध का परिणाम नहीं आता है तो दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे से संधि के तहत इस युद्ध को विराम करने की घोषणा करते हैं। किसी तृतीय पक्षकार के रूप में कोई तीसरा व्यक्ति आता है और युद्ध को क्या करवा देता है? विराम करवा देता है। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के साथ अंग्रेज और हैदर अली के मध्य चल रहे युद्ध का विराम हो जाता है। लेकिन अंग्रेज युद्ध तो विराम कर दिए, लेकिन उनकी चाहत क्या है? मद्रास पर कब्जा करने की। बात समझ में आ रही? फिर इन्होंने क्या किया? दूसरी बार फिर अटैक किया 1780 से 1700। हाँ, एक चीज भूल गए, इस समय यहाँ का गवर्नर कौन है? सेनापति। नेतृत्व कौन कर रहा है? लॉर्ड नहीं भाई, अभी कहाँ नरोजी आ जाएगा? लॉर्ड बड़े लास्ट
आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। कौन युद्ध हो रहा है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में क्या किया अंग्रेजों ने? इनको पता चल गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना हैदर अली को जीत नहीं सकती है। इन्होंने बंगाल में क्या किया था? कूटनीति का सहारा लिया था। किससे? मीर जाफर से। वही काम इन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ भी किया। इन्होंने मद्रास में छोटे छोटे रियासतें हैं, बताए हैं, छोटे छोटे रियासतों में हैदराबाद के निजामों से, इसे दंडकारण्य का क्षेत्र है जिसमें मराठे हैं। मराठे में शिवाजी को पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक। मराठों से तथा अंग्रेजों की एक संयुक्त सेना बनी। इसको पराजित करने के लिए, मैसूर को पराजित करने के लिए, हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को पराजित करने के लिए हैदराबाद के निजामों से कौन सहायता ले रहा है? अंग्रेज ले रहे हैं। दूसरा, मराठों को अपनी तरफ मिलाया और अंग्रेजों की सेना, इन तीनों की संयुक्त सेना से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा है। इसके विरुद्ध? हैदर अली के विरुद्ध। अभी भी हैदर अली जीवित है। जब इन तीनों की संयुक्त सेना के तहत आंग्ल मैसूर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज यहाँ पे क्या हो गए? विजयी हो गए। सबसे बड़ी घटना घटी, इसी युद्ध में लड़ते लड़ते हैदर अली मारा गया। हैदर अली क्या हुआ? युद्ध में मारा गया। ठीक। अगर युद्ध में राजा मारा जाएगा तो राजा की कब्जा, राजधानी पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे अंग्रेज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैदर अली के मृत्यु के बाद यहाँ पर दूसरी संधि होती है, मंगलुरु की संधि। कौन सी संधि भैया? ये संधि क्यों करनी पड़ी अंग्रेजों को? सीधा राजधानी पर कब्जा नहीं कर पाए। इसका कारण था इसका योग्य पुत्र इस युद्ध को संभाल के रखा। मंगलुरु की संधि। मंगलुरु की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये बात क्लियर होगी? आगे देखते हैं। इसको मिटाने कौन कौन लड़ रहे हैं? हैदराबाद के निजाम, मराठे और अंग्रेजों की संयुक्त सेना। ये बात क्लियर हो गई। 3 प्रेसिडेंटी में बची हुई है, मैसूर, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल और बंबई। इन तीनों जगह बंबई, मद्रास और बंगाल तीनों जगह को स्थापित हो चुके हैं। अंग्रेज स्थापित हो चुके हैं। केवल शासन व्यवस्था और राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। मिटाए देखो, आगे बता रहा हूँ, वही काम करने चल रहा हूँ। द्वितीय आंग्ल युद्ध में हैदर अली क्या हो गया? मारा गया है। अब हैदर अली का बेटा होता है जिसका नाम है हैदर अली का पुत्र, इसका नाम अच्छे से सुने होंगे, इसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान नाम सुने? बहुत ही योग्य शासक रहा है। 40 किलो की तलवार से युद्ध करता था। अगर ये तीनों संयुक्त नहीं होते तो एक भी नहीं जीत पाते, इससे वो जीत पाए। मंगलुरु की संधि का परिणाम था, नहीं तो राजा मारा गया था। यहाँ पर अंग्रेज निजाम और मराठे संयुक्त रूप से मद्रास पर कब्जा कर लेते मैसूर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। टीपू सुल्तान ने इनको वहीं पर रोक दिया और मंगलुरु की संधि के तहत युद्ध की विराम की घोषणा हुई। अगला युद्ध देखिए, टोटल 4 युद्ध लड़े गए अंग्रेजों ने, तब जाकर के टीपू सुल्तान पराजित हुआ और मैसूर पर कब्जा हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 82 में कौन सी संधि हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत भैया? मंगलुरु की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पिता मारा गया है तो किसके बीच होगा? अंग्रेज तो यही है। अभी तीनों की संयुक्त सेना चल रही है हैदराबाद के निजामों को। हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्यों आए? इन्होंने इनको प्रलोभन दिया कि जब हम हैदर अली को हटा देंगे तो राजा किसको बना देंगे? निजाम तो हैदराबाद में आदमी है। यहाँ पर हैदराबाद को मैसूर को हैदराबाद में मिला देंगे। ये कूटनीति खेलने का प्रयास किसके साथ किया? अंग्रेजों ने निजामों के साथ। यही खेल मराठों के साथ भी कर दिया। दंडकारण्य क्षेत्र किसका है? पूना जो आज बंबई से नीचे का क्षेत्र है दक्षिण पूर्व में, वो किसका क्षेत्र है? मराठों का। मराठों के साथ खेल किया और इसके जस्ट नीचे जो है दंडकारण्य क्षेत्र के नीचे कौन है? मैसूर है। मैसूर को कहा कि जैसे इसको जीतेंगे मराठे का एक जो है
सिपह सलाहकार कहाँ बैठा देंगे हम? मैसूर में। लेकिन दोनों के साथ चार कौन चल रहा है? अंग्रेज चल रहे हैं। केवल मराठों के साथ शर्त रखी कि 1.25 लाख की सेना मैसूर के जो है राजस्व कर पर मैसूर में क्या करेगी? निवास करेगी। ठीक, मराठे मान गए कि ठीक है भैया, हम तो वहां हमें क्षेत्र मिल जा रहा है, वैसे भी वो क्षेत्र दूसरे का है, तो हम इनको 1.25 लाख की सेना का संरक्षण दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? तृतीय आंग्ल युद्ध में देखिए, तृतीय आंग्ल युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? अंग्रेज के साथ। और दूसरी तरफ कौन है? मैसूर का शासक कौन बन गया पिता के मरने के बाद? टीपू सुल्तान। ठीक, कब हो रहा है ये? 1790 से 92। युद्ध देखिए शुरुआत हुआ है 67 से, समय चल रहा है 90 से 92, अभी भी टीपू सुल्तान को पराजित नहीं कर पाए। इस युद्ध का परिणाम आप जीत रहा है, ना तो टीपू सुल्तान जीते, ना तो अंग्रेज जीते, और ना निजाम और उनकी तीनों की संयुक्त सेना ही जीती। इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ? केवल इतनी ही घाटा हुआ कि इसको टीपू सुल्तान की जो राजधानी है रंगपट्टनम, उससे इसे गंवाना पड़ा। रंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच चल रहे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये युद्ध क्या हो गया? चौथा युद्ध बता देते हैं, इसके बाद बीच में टीपू सुल्तान ने क्या कारनामे किए उनको बता देंगे, ताकि युद्ध का क्रम सीधा सीधा हो जाए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने जा रहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया है 1700, हाँ भैया तो छूट गए हैं, 1780 के 82 के बीच में। इस समय सेनापति कौन है इसको भी देखते चलिए। यहां पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, और यहां से 90 से 92 के बीच में कौन है गवर्नर भैया? अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर है लॉर्ड कार्नवालिस, उसी का कार्यकाल चल रहा है, लॉर्ड कार्नवालिस। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला गवर्नर कौन था? तो क्या? कार्नवालिस। अब यहाँ पे आ जाइए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ईस्वी में हो रहा है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान धोखाधड़ी करने के कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के हाथ युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में पराजित, मार दिया। हाँ भैया, भूमि में ही मार दिया जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और अब तीनों, जब राजा मर गया तो संधि करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, अंग्रेजों के कब्जे में पूरा मैसूर आ गया है, लेकिन इन्होंने निजामों को भी धोखा दे दिया और मराठों को भी धोखा दे करके खुद वहां पे क्या बैठा दिया? एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी, खुद दोनों को बाहर कर दिया, मराठों को भी और निजामों को। यह बात समझ में आ गई? लेकिन यही काम नहीं हुआ। टीपू सुल्तान ने उस समय फ्रांसीसी भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ चुके हैं, फ्रांसीसियों से इन्होंने क्या करी? मदद मांगना शुरू कर दिया। थोड़ा सा मिटा दे। टीपू सुल्तान, हाँ, ये तो क्या क्या? अरे अभी 1799 में मर रहा ना, इसके बीच इसने क्या कर दिया? इसी युद्ध के बीच 1787 ईस्वी में इसकी राजधानी अभी क्या बताए हैं? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में इसने क्या लगवाया? स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान का वृक्ष लगवाया, तथा फ्रांस की जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1787 ईस्वी में फ्रांस की सदस्यता ली। किस क्लब की भैया? जैकोबिन क्लब। ये बात क्लियर हुई? अब इन्हीं बातों को पहले लिख लेते हैं और उसको बचा नहीं, फिर इसको क्रम से लिखवा देते हैं, एक बात और लिखवा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मिटा दें। इसको एक चार्ट में बना देते हैं ताकि याद रहे सदा के लिए। देखिए, लिखना क्रम इसको बताए
कब लड़ा जा रहा है? 1767 से 69 के बीच। किसके बीच हुआ है? अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ठीक, संधि कौन सी हो रही है यहाँ पर? मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास की। इस समय गवर्नर कौन है भैया? लॉर्ड बरेलार। सारी बातें एक लाइन में आ गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। कब हुआ? 1767 से 69 में। क्या संधि हुई? मद्रास की संधि। गवर्नर कौन था? लॉर्ड बरेलार। यहाँ पर लिखिए वर्ष, यहाँ पर लिखिए शासक, किनके बीच युद्ध, यहाँ पर लिखिए संधि, यहाँ पर लिखिए गवर्नर। दूसरा लिखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है? 1780 से 1782 किसके बीच हो रहा है? अंग्रेज के साथ साथ हैदर अली के बीच। कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर मंगलुरु की संधि हो रही है। गवर्नर कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हो रहा है युद्ध भैया? 1790 से 1792 ईस्वी के बीच। किसके बीच हो रहा है? ऐसे ही क्रम से बनाना भैया इसको चित्र, तब तो ये समझ में आएगा। इसको एक लाइन में बनाने से क्या फायदा होगा कि वर्ष क्लियर हो जाएगा, युद्ध क्लियर हो जाएगा, और दूसरा अंग्रेज और किसके बीच हुआ ये क्लियर हो जाएगा, किस संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ ये भी क्लियर हो जाएगा, चौथा उस समय गवर्नर कौन था ये भी क्लियर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए। अब यहाँ 1782 ईस्वी में हानि क्या हुई है? हैदर अली मर गया है, युद्ध में मारा गया। इसको क्रम से भी लिखवाएंगे और इसको चित्र बना लेना ताकि याद रहे बस। 1790 से 1792 ईस्वी में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ इस समय लड़ रहा है कौन? टीपू सुल्तान। इस समय टीपू सुल्तान को अपनी राजधानी क्या हुई? गंवानी पड़ी। श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है और इस समय गवर्नर होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न पूछता है कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला गवर्नर कौन है? अगर केवल सहायक संधि का प्रयोग पूछे, इसमें दो व्यक्ति हैं, सहायक संधि का प्रयोग पूछे तो फ्रांसीसी गवर्नर बन के आ रहा है कौन आ रहा है? डुप्ले लिखवाएंगे। लेकिन अगर पूछे सहायक संधि का विस्तार किसने किया, भारत में प्रयोग कौन किया, उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति करता है। देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ही लड़ा गया और 1799 ईस्वी में खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि राजा ही पराजित हो चुका है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हो रहा है। इस युद्ध में क्या हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। बात समझ में आई? इतना बनाइए, फिर क्रम से लिखवाते हैं कि 1761 ईस्वी में
हो गया। देखिए कितना मिटा दिया। इसके आगे क्या हो रही है घटना, क्रम से लिखते चलिए। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। देखिए 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। कब मृत्यु हो रही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, ये बात लिखवा चुके हैं यहीं ऊपर। अब बात समझ में आता है कि क्रम से इसलिए लिखवा दे रहे हैं। अगली लाइन से लिखिए। अगर हैदर अली मरेगा तो राजा कौन बनेगा, उसका बेटा टीपू सुल्तान। अगली लाइन से लिखिए। हैदर अली की मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। 40 किलो का 25 किलो की बोरी उठाने में हालत खराब हो जाती है। 40 किलो की तलवार थी इसकी, जिससे युद्ध करते थे टीपू सुल्तान। 40 किलो उठाना भारी हो जाएगा। गोली कहा थी जब तक 40 किलो हम उठा मारे करते तब तक हमें ही मार दिए थे। नहीं तो अब कोई नहीं उठा पाएगा, तुम्हें थोड़ी। मैसूर का शासक बना। पहले बजरी चोटी खा रहे। हाँ, हैदर अली के मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। अगली लाइन से लिखिए। 1787 घटना जो बता के आए हैं। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी, इसकी राजधानी क्या है भैया? हाँ, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि धारण की। आगे लिखिए। टीपू सुल्तान ने, अगली लाइन से लिखिएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में कौन सा वृक्ष लगवाया भैया? शांति का स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। और क्या हुआ? साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब किसका है? फ्रांसीसियों का। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का, फ्रांस के जैकोबिन क्लब का फ्रांस
के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। चलिए देखिए, फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। हम देखते हैं। चलिए भैया, इतनी बात हो गई। अगली बात देखिए, बिठा दे इसको। टीपू सुल्तान की मृत्यु, अगली लाइन से लिखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कौन सा युद्ध है भैया, लिखा हुआ है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या परिणाम निकला, टीपू सुल्तान की मृत्यु, लिखा गया है ना, यही बात लिखा है ताकि याद भी रहे क्रम से। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था, टीपू सुल्तान को कहा जाता था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखिए टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर कहा जाता था। देखिए टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। नहीं नहीं, इसके पिता से लेकर के देखिए 1767 से 1799 ईस्वी तक लगातार संघर्ष चल रहे हैं। जो व्यक्ति किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, अगर युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है, उसे क्या कहोगे, शेर ही तो कहोगे यार। एक या तो चाटुकारिता कर लो या तो शान से मर जाओ, लेकिन अधीनता स्वीकार न करो। इसके पिता ने भी वही किया और इसने भी वही किया। तो महाभारत में क्या चले भैया, नहीं वहां अधीनता स्वीकार करने की घटना नहीं थी। महाभारत के अभिमन्यु घटना जो वर्णन कर रहे हो, वहां पे अधीनता कहाँ थी, वो तो पारिवारिक युद्ध था। वहां अधीनता की कोई बात ही नहीं थी। चले, अधीनता की परिभाषा और इस तरह शान से मर जाने की परिभाषा महाराणा प्रताप के साथ हुई। कभी उन्होंने मुगलों के साथ संधि नहीं की अपने जीवन काल में, कभी भी, और ना ही कभी उन्हें मुगल पराजित ही कर पाए किसी भी युद्ध में। 1582 ईस्वी में दिबेट युद्ध में जितने किले जीते थे चित्तौड़ को छोड़ करके, सारे किले जीत लिए उन्होंने महाराणा प्रताप ने मुगलों से, केवल चित्तौड़ छोड़ दिया था। 1597 ईस्वी में उनकी मृत्यु से पहले सारे किले उन्होंने कब्जे कर लिए, केवल भीलों की सहायता से। इसीलिए उस दिन पहली क्लास में बताए थे कि भारत किसका है, जनजातियों का है, हमारा नहीं। ठीक, आर्य भारत से नहीं आए, भारत के निवासी थे ही नहीं, तो मध्य एशिया से आए थे। तो बाहरी कौन थे, आर्य हुए ना। तो भारत किसका हुआ, आर्यों का कहा हुआ यार, तो जनजातियों का है भारत। इसीलिए जनजाति जो है सदैव जब भी यहाँ के राजा संकट में आए हैं, उन्होंने देशभक्ति दिखाई और उनका साथ दिया है। चले बेटा, चले अगला देखो। यहाँ पर टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जान लेते हैं रेगुलेटिंग, क्योंकि अब प्रभाव किसका होगा। अब यहाँ पर 1764 युद्ध के बाद जब अंग्रेजों को, अंग्रेजी सम्राट को, कंपनी को देखिए, कंपनी में क्या हुआ था, 217 साझेदार थे, बताए थे कि 217 साझेदारों के साथ महारानी एलिजाबेथ ने, कहाँ की रानी, अंग्रेजों की, वहां पे क्या किए थे, 217 साझेदारों के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ भेजी थी, किसके लिए, व्यापार के लिए। 217 साझेदारों का जो योगदान था वो पूरी शेयर का, जैसे आज भी शेयर मार्केट है ना, उसमें पैसा लगाते हो, वैसे 100% मान लीजिए 100 रुपये उस कंपनी की वैल्यू रही होगी, तो उस 100 रुपये में 50 रुपये में 217 साझेदार थे, और इनडायरेक्ट रूप से 50 रुपया कौन लगा रही है, महारानी एलिजाबेथ अर्थात ब्रिटेन का सम्राट या रानी लगा रही है, किसमें,
भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में 50-100 रुपए में 50 रुपए का योगदान किसका हो गया? राजा का हो गया। 50 रुपए में व्यापारियों का हो गया। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। क्लियर हो गया? यही कारण है कि सम्राट चाहे बने हो चाहे रानी नहीं हो, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूर्णतः सहयोग मिला। क्या फ्रांसीसी इनसे कमजोर थे? 1760 ईस्वी में भगा दिए। इसका मतलब है कि अंग्रेजी राजा जो है, अंग्रेजी सम्राट जो है, वो इनको पूरी सहायता देते हैं ताकि व्यापार करने वाली कंपनी भारत के शासन में हस्तक्षेप कैसे कर पाए। इसका मतलब सम्राट का सहयोग रहा होगा, यही बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी जब धीरे धीरे विजित प्रदेशों में पहुंची, देखिए महसूस संबंध। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में समझ लीजिए पहले। रेगुलेटिंग एक्ट भाई 1773 ईस्वी में बन रहा रेगुलेटिंग एक्ट। 1600 की कंपनी बनी हुई 1773, लगभग 173 वर्षों बाद रेगुलेटिंग का क्या मतलब हुआ? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो नियम लागू हुए हैं, उस नियम को अगर कंपनी उस प्रतिबंधों को तोड़ती है या मनमानी करती है, तो उस पर और भी संसदीय कानून ला दिए जाए या और उसे प्रतिबंधों में लग दिया जाए। यही क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है। तो पहली बार 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी पर अब नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता आ चुकी है। अब इनको खुले व्यापार अगर करने देंगे तो जो 50% शेयर हमने लगाया है, वो पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और ये मनमानी तरीके से काम करना है। जैसे मान लीजिए सरकार नियुक्ति करती है, ठीक, मान लीजिए कई सरकारी कंपनियां, मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, प्राइवेट भी खोल लेता है। यहाँ पर वही हुआ कि जो इसमें कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने व्यापार जो है सरकारी तो कर ही रहे थे कंपनी के साथ साथ, इन्होंने निजी दुकान भी डाली। क्या करती है? निजी दुकान भी डाली। ये इन प्रतिबंधों को समाप्त कर, अगर निजी दुकान डाल दोगे तो फायदा किसका होगा? व्यक्तिगत हो, उसमें कंपनी का फायदा हुआ क्या? अगर कंपनी को फायदा नहीं होगा तो सरकार जो लगाई है, ब्रिटिश सरकार 50% पैसा, तो कंपनी को फायदा होगा तभी तो 50 रुपए फायदा पाएगी। वो 100 रुपए का माल बिकेगा तो 50 रुपए किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का। लेकिन अगर निजी व्यापार कर दोगे, कंपनी को फायदा ना होकर निजी फायदा होने लगा ना, तो अब जो फायदा आ रहा है व्यक्तिगत आ रहा है, कंपनी का नुकसान होने लगा। कंपनी क्या हुई? घाटे में। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज जब कंपनी आई, उसने क्या कर दिया? व्यापार करने के उद्देश्य से आई, धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाने लगी। क्या करने लगी? साम्राज्य बढ़ाने लगी। साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर क्या था भैया? मद्रास प्रेसिडेंसी थी। यहाँ पर अभी बता के आए कौन सी प्रेसिडेंसी स्थापित हो गई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के कितने प्रांत बन गए? यहाँ पे बंगाल। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर बंबई प्रेसिडेंसी कौन सी थी? कितने प्रेसिडेंसी हो गई? साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते कितनी जगह हो गई? 3। इसका मतलब तीनों जगह क्या होंगे? गवर्नर होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट। अभी तक इसके बारे में तो पढ़े होंगे, लेकिन ये लाया क्यों गया अभी तक जानते नहीं होंगे। आज इसका पूरा विस्तार में बता दे रहे हैं क्यों लाया गया है, लाने का उद्देश्य क्या था। कितने गवर्नर हो गए? अगर एक ही कंपनी खुली हो या एक ही जगह खुली हो तो किसी व्यक्ति की शासन व्यवस्था एक ही हाथों में होगी। इससे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए आप मालिक हो किसी कंपनी के, और आप यहाँ पर किसी एक मैनेजर को, मान लीजिए अभी वर्तमान में कंपनी को अभी की वर्तमान स्थिति जोड़ के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आप सबसे शुरुआत में आए और कंपनी डालने का प्रयास किए, कहाँ पर? मद्रास में। ठीक, यहाँ पर कंपनी स्थापित करके आपने एक व्यक्ति को क्या बना दिया? मैनेजर। तो आपको केवल किससे लेना है हिसाब किताब? मैनेजर से। और वर्तमान में मान लीजिए विस्तार करते करते आपने 3 जगह कंपनियां डाल दी और तीनों जगह गवर्नर बना दिए, और आपका विस्तार किसी दूसरे देश में है, फिर क्या होगा भैया? 3 गवर्नर हो गए। आपको हिसाब कितने से लेना है? 3। अपने देश की भी शासन व्यवस्था आपको देखनी है, प्लस जो भारत में व्यापार करने आई है कितने स्थापित हो गए? 3 कंपनी। तीनों से हिसाब लेना है। तो क्या पारदर्शिता रह सकती है? कहीं ना कहीं घपलेबाजी होगी। हो सकता है ये गवर्नमेंट घपलेबाजी करे या ये। तो इसमें पहला ही रिफॉर्म ये किया। वर्तमान में देखिए
कोई भी राजा अपनी कंपनी का सहयोग क्यों करता है? जैसे वर्तमान में यहाँ पर जियो क्या करती है, पूरे भारत में लगभग सारी कंपनियों का बैंड हो जाता है। एयरटेल की बहुत कम मिलती है, आइडिया और सब मर्जर कंपनी हो चुकी है वोडाफोन। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ जो है विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी भारत की जो सत्ता है इसका सहयोग दे रही अपने देश की कंपनी को देना भी चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। एयरटेल कंपनी का इसका विकास अफ्रीका में वर्तमान में एयरटेल कंपनी ज़्यादा चल रही है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कंपनी है, भारत की कंपनी है, उसने पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया है, अधिग्रहण। क्यों? क्योंकि सरकार का सपोर्ट है। वही कारण यहाँ क्या कर रही है, ब्रिटेन की सरकार इन कंपनियों को सपोर्ट कर रही है। धीरे धीरे जब 3 जगह इनका विस्तार हो गया तो राजा का कंट्रोल इनसे धीरे धीरे, जब व्यक्ति उसमें मैनेजर या कोई गवर्नर हो, जब धीरे धीरे विस्तार हो जाता है तो राजा के कंट्रोल से मुक्त होना चाहता है। वही काम ये भी करने लगे। यही कारण जब इनको रिपोर्ट मिली 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको रेगुलेटिंग लाना पड़ा, कंपनी को अर्थात रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने पड़े, और इन तीनों को क्या कर दिया गया, इन तीनों के लिए संसदीय कानून मतलब जो राजा की संसद के द्वारा बनाया गया, कहाँ पर, ब्रिटेन में, वो कानून इनके ऊपर लागू हो गया। पहला परिवर्तन क्या हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? पहला परिवर्तन यह किया कि बंगाल को मुख्य प्रेसिडेंट मानते हुए बंबई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थी इनको बंगाल के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। मतलब अब यहाँ पे गवर्नर स्थापित होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, गवर्नर जनरल होगा। कौन होगा? अब बात समझ में आ गई। अब क्या कर दिया राजा ने दिमाग लगा के, इन दोनों पर शासन किसका होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल का। अब इन दोनों से हिसाब किताब कौन लेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल लेगा। राजा हल्का हो गया, राजा हाँ भैया, गवर्नर और गवर्नर जनरल का मतलब ये दोनों इसके अधीन होंगे। यहाँ भी गवर्नर होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल सर्वोच्च पद होगा। मतलब जनरल भी सर्वोच्च होता है? हाँ, सर्वोच्च। गवर्नर जनरल जो है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, पहला रेगुलेट किया गया। पहला नियम क्या बनाया गया, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के क्या कर दिया गया भैया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, अर्थात दूसरा सबसे बड़ा काम किया गया कि बंबई और मद्रास में गवर्नर की स्थापना करते हुए बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई। क्या कर दिया गया, अगर दोनों जगह अधीन हो गए तो बंगाल में बंबई और मद्रास को बंगाल के प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया तथा बंबई और मद्रास में एक गवर्नर स्थापित करते हुए पहली बार बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई है। किसकी नियुक्ति कर दी गई भैया, गवर्नर जनरल। ये बात समझ में आ गई गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्यों हो रही है। प्रश्न बनता है कि भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। कल बताए थे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव बताए थे, नोट में लिखवाए थे। आज सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखना, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बंगाल का पहला वो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, ये गवर्नर जनरल है, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसको भैया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को पहले क्रम से देखो। हाँ, अभी परिवर्तन हुए हैं, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या किया गया है, चौथा ये किया गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को
व्यक्तिगत व्यापार पर क्या लगा दिया गया भैया? प्रतिबंध लगा दिया गया। व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, थोड़ा इधर होगा। अब इसी को क्रम से लिखते हैं पहले। देखिए हेडिंग डालिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये इतनी बात समझ में आ गई भैया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, ये बात समझ में आ गई। बंगाल के गवर्नर जनरल की स्थापना क्यों की गई, ये भी बात समझ में आ गई। व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, ये भी बात समझ में आ गई। संसदीय कानून के दायरे में से क्यों लाया गया, ये भी बात समझ में आ गई। अब क्यों लिख लीजिए। ओके, चलो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, भारत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है रेगुलेटिंग। देखिए कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार कौन बना रहा नियम भैया? ब्रिटिश सरकार ही तो बना रही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके पहले ब्रिटेन के सम्राट का कंपनी के ऊपर कोई न नियंत्रण था, न कोई हस्तक्षेप था। केवल ब्रिटेन के सरकार में चाहे सम्राट बैठते रहे हो, चाहे कोई रानी बैठती रही हो, उसको केवल और केवल कंपनी के 50% शेयर से ही मतलब रहता था। लेकिन जब इनको लगा कि कंपनी का नियंत्रण सरकार के नियंत्रण से हट रहा है, तभी इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता हुई। रेगुलेट मतलब क्या? सुधार करने की आवश्यकता हुई। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है? रेगुलेट मतलब सुधार करने की आवश्यकता हो रही। किसके तहत? किसी नियम या विनियम के तहत। कौन सा नियम? कौन बना रहा है? ब्रिटेन का संसद बना रहा है। चलिए देखिए, उठाया गया पहला कदम था। आगे देखिए, इस एक्ट के तहत अभी कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण अर्थात नहीं चल रही सही से, अर्थात कंपनी के शासन पर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसदीय कानून का नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश संसदीय कानून का अनुराग लिख क्यों नहीं? कफे भर गया, एक ही अप्लाई से क्या? ब्रिटिश संसदीय कानून का नियंत्रण स्थापित हो गया।
अच्छा, यूट्यूब से पढ़ते हो क्या? हाँ ठीक है, देख लेना, रिकॉर्ड कोई नहीं। ये बात समझ में आ गई, लेकिन समझ लेना 1773 का क्या काम है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लिखवाने से ज्यादा समझाने की जरूरत है कि आ क्यों रहा है, क्यों इसको इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि संविधान में भी इनका प्रावधान है। ये सारे रिलेटेड की जरूरत कब पड़ेगी, जब संविधान पढ़ाना शुरू करेंगे। जब तक इन ग्रेजुएटों को नहीं बता देंगे तब तक जो है इसकी जरूरत, संविधान को आगे जब पढ़ाएंगे तब इनकी जरूरत बार बार आती रहेगी, क्योंकि हर रेगुलेट को लाने में पहले अंग्रेजों की कोई चाल रहती थी। क्या? कब तक? 1858 तक, जब तक प्रथम स्वाधीनता आंदोलन नहीं हुआ था, उसके पहले केवल कहाँ से कानून बन रहे हैं? ब्रिटेन से कानून बन रहे हैं। केवल किसके ऊपर? भारत में रहने वाले लोगों के लिए, कंपनी का केवल विस्तार करने के लिए। 1858 ईस्वी में जब विद्रोह हुआ, मंगल पांडे ने शुरुआत किया, धीरे धीरे चिंगारी खूब फैल गई, तब इनको लगा कि अब ब्रिटेन के कानून से भारत पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता है। जब तक भारतीयों के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक ब्रिटेन से बैठ करके राजा सरकार भारत में नहीं चला सकता। कब इनको एहसास हुआ? 200 वर्षों में। 1858 की जब क्रांति 57 में हो रही है, तब इनको 1858 में लाना पड़ रहा है रेगुलेट। तब इन्होंने भारत के हित में लाया और भारत को क्या कर दिया? सबसे पहले ब्रिटेन से अलग कर दिया। अर्थात ब्रिटेन में जो कंपनी शासन कर रही है, किसके ऊपर? भारत के ऊपर, उसके अधिकार को समाप्त करते हुए भारत की सत्ता सीधे ब्रिटेन क्राउन के हाथों में चली गई। अब अर्थात किसका शासन होगा? भारत के राजा का सीधा नियंत्रण भारत पर, ब्रिटेन के राजा का सीधा नियंत्रण कहाँ होगा? भारत पर होगा। इसीलिए देखिए 1857 तक जितने भी गवर्नर हुए हैं, वहां तक गवर्नर जनरल लिखा जाता है। 1858 के बाद जितने गवर्नर हुए हैं, उनके आगे लिखा जाता है वाइस राय। क्या लिखा जाता है? पढ़े हो ना? 1858 तक जितने गवर्नर हुए हैं, 1856 में लॉर्ड डलहौजी जाता है। 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के आते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, जो वाइसराय बना है? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति था, कंपनी के अधीन। ये अभी तक काम किसके अधीन कर रहा है? कंपनी के अधीन। लेकिन अब यही लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर है, अब इसको चेंज नहीं किया गया है, केवल इसके नाम को चेंज कर दिया गया है। अब एक कंपनी का गवर्नर जनरल ना होकर के सम्राट का प्रतिनिधि करेगा। कौन से सम्राट के? अंग्रेजी सम्राट का प्रतिनिधि करेगा कौन? लॉर्ड कैनिंग। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वाइसराय। वाइसराय का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। अर्थात प्रेसिडेंट मतलब अंग्रेज का सम्राट कहाँ बैठा हुआ है? अंग्रेज में, अंग्रेज वहां पे ब्रिटेन में। दूसरा स्थिति क्या बन रही? वाइस का मतलब ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि, ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जाता है? यदि राष्ट्रपति भारत में ना रहे, विदेशी यात्रा पर हो और भारत में ऐसे कोई काम बना